Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। दोस्तों, ये लाइन सुनते ही हमें अचानक से एकदम से याद आ जाती है स्वतंत्रता सेनानियों की, जिनकी वजह से आप और हम जिंदा हैं, जिनकी वजह से आपका और हमारा वजूद है। दोस्तों, जिनकी वजह से आज हम एसी कार्स में घूमते हैं, कहीं भी आते जाते हैं। हमारे देश को आज़ाद करवाने में शहीदों का एक अहम स्थान है, स्वतंत्रता सेनानियों का एक अहम स्थान है। आपका भी कभी कभी दिल करता होगा कि स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिवार होते हैं उनके रगों में भी उन्हीं का खून होता है और वो देश को विकास के लिए निरंतर प्रयासरत होते हैं। आज बड़ा गर्व का विषय है हमारे आवान फिल्म्स के लिए कि हमारे बीच में हैं स्वतंत्रता सेनानी जो हैं महाशय राम शरण आर्य जी, उनके पौत्र श्री हरिंदर जी। नमस्कार हरिंदर जी। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आवान फिल्म्स की तरफ से। दोस्तों, हरिंदर जी का एक मकाम है पूरे देश में। इन्होंने हरियाणा की धरती पर जन्म लिया। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स, हार्डवेयर कंप्यूटर्स और कंप्यूटर डिजाइनिंग में इनका एक अलग मकाम है, एक वर्चस्व है और देश के विकास के लिए निरंतर ये प्रयत्नशील हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी के ये पौत्र किस तरह से, इनको क्या क्या दिक्कतें आई और किस तरह से ये आगे बढ़े, किस तरह से इन्होंने पूरे देश में अपना एक नाम बनाया, आइए इनसे मिलते हैं और इन्हीं से पूछते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के घर के अंदर जाकर के हम उनको और जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए मेरे साथ मिलवाता हूं आपको श्री हरिंदर जी से। नमस्ते दोस्तों, आपने जो मेरे को बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ बैठा हूं, आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। आपका धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हम आपके ज़रिए आज स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको पूरे देश के उनके परिवारों की मुलाकात करवा रहे हैं। तो हम शुरू से जानना चाहेंगे, आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपको कब पता लगा कि आप एक फ्रीडम फाइटर के परिवार से हैं और कहाँ से आप आए और क्या क्या आपने किया, तो बताइए थोड़ा सा। जैसा कि आपने हमें बताया कि हमारा परिवार स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है, कि मेरे को बहुत आज खुशी है जी कि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पौत्र हूँ जी। हमारा परिवार, जब मेरा जन्म हुआ, मैं करनाल का जन्म है, करनाल हरियाणा में है जी। और हमारा परिवार 1947 का जब बंटवारा हुआ जी, उसके बाद वो आए और करनाल में आकर वो बसे। तब से हम यहीं पर ही हैं। 1947 के बाद जब बंटवारा हुआ तो सब ने दुख तकलीफ़ देखी, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे वो सिख थे। किसी एक का नाम लेना बड़ा ही गलत बात रहेगी कि उसने ज़्यादा तकलीफ़ देखी। जी, तकलीफ़ सबने देखी, हर चीज़ पे हुआ, जुल्म हुआ, एक इंसानियत पे जुल्म हुआ। जब वो परिवार हमारा यहाँ पर आया, सब कुछ खो चुके थे। हमारे पिताजी ने बताया, हमारे दादाजी ने बताया कि हम किस तकलीफ़ से हम यहाँ पर आए, कैसे मारकाट हो रही थी, कैसे उनसे बीच बचा कर निकलते हुए हम यहाँ पहुँचे। मेरे परिवार में मेरे फादर के साथ साथ जो उनके परिवार के लोग थे वो 8 भाई बहन थे जी। और जैसा उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से आए, समृद्ध थे, इतने ज़्यादा समृद्ध थे, इतने अमीर थे कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। जब यहाँ पर आए तो दाने दाने को मोहताज थे। जैसे जैसे सरकार ने अपने कुछ वादे पूरे किए, कुछ नहीं भी कर पाए। आज हम बड़ी तकलीफ़ों के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। आज आप हमें देख रहे हैं इस मुकाम तक, उसमें कहीं ना कहीं हमारे दादाजी महाशय राम शरण आर्य जी का आशीर्वाद रहा है।
उन्होंने अपने उस समय में जो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई, ये उनका हाथ है, उनका आशीर्वाद है। हम उनको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। आपने अभी हरिंदर जी बात की, आपकी बात को बीच में काट रहा हूं कि स्वतंत्रता सेनानी के आप परिवार से थे, लेकिन बहुत तकलीफें थी। सरकार कुछ वादे पूरे कर पाई और कुछ वादे पूरे नहीं कर पाई, लेकिन उन तकलीफों के बीच में भी कभी आपको गर्व होता था या कि मैं फ्रीडम फाइटर के परिवार से हूं, या लोग बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे आपके, उस वक्त क्या होता था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आए वहाँ से जी, हमारे दादाजी जैसे बताते थे, उसके बाद जो माहौल था यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब माहौल था। उन्होंने फिर उसके बाद महसूस किया कि अभी भी देश में बहुत कमियां हैं, देश अलग अलग अभी भी हिस्सों में बटा हुआ है। तो उसके लिए हमारे दादाजी ने एक संघर्ष किया, एक आंदोलन में भाग लिया, हिंदी आंदोलन जी, जो कि हैदराबाद के निज़ाम के साथ था। और वहाँ पर जाकर उन्होंने हिंदी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया कि सारा देश एक होना चाहिए, देश अलग अलग नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान एक होने चाहिए, इनको अलग अलग नहीं होना चाहिए। हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है जी। कहीं पर भी ये देश आपको किसी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा देश नहीं मिलेगा जहाँ पर सभी लोग एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। आज ये हम ये कह दें हमारी 5 उंगलियां अलग अलग हैं, तो क्या अलग अलग हो जाएंगी? हर किसी का अलग अलग आकार है जी, हर उंगली का अलग अलग है। यदि हम इसको इकट्ठा करेंगे तो हम एक मुट्ठी हैं। ये हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारी उंगलियां हैं। यदि हम इनको इकट्ठा करेंगे, अंगूठे को जोड़ेंगे, तो हम एक देश बनेंगे। हम उस देश के लिए हैं, हम उस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही हमारे दादाजी की बात रहती थी, हमारे पिताजी की बात रहती है कि भी देश को बढ़ना है तो एक होकर बढ़ना है। और यही मेरा भी स्वभाव है कि भी मैं भी सबको एक लेकर चलता हूँ, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं। हमें मिलकर रहना चाहिए। यदि हम मिलकर रहेंगे तो देश मजबूत रहेगा। हमें आप ये बताएं, आपने बड़ी अच्छी बात की हरिंदर जी कि हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस तरह से इनको मिलके रहना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी राजनीतिक साजिशों की वजह से कुछ कभी दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, और स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने इतना बलिदान दिया हमारे देश की आज़ादी के लिए, तो फिर भी ये झगड़े क्यों होते हैं? लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? मेरा तो ये मानना है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती होगी। वो देखते होंगे क्या हम ये ऐसा मुल्क चाहते थे, क्या ये हम ऐसा मुल्क चाहते थे? शहीद भगत सिंह क्या ऐसा मुल्क चाहते थे? नहीं, मैं नहीं चाहता कि ऐसा देश हो, बंटवारे वाला देश हो। बिस्मिल ने यहीं पर कहा है कि देश एक रहना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, शहीद भगत सिंह हो, इन सब की ख्वाहिशें एक ही हैं कि देश एक रहना चाहिए। कुछ राजनीतिक दलों ने अपने फ़ायदे के लिए इस देश को बांटने की बहुत कोशिश की। हम आज का नवयुवक पढ़ा लिखा है, हमें सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे बढ़ना चाहिए। क्या ऐसे लड़ाइयों से देश बढ़ेगा? क्यों, आखिर क्यों हम जा रहे हैं ऐसे लोगों के साथ? उनकी बातों को हम सोच लेते हैं। कुछ राजनीतिक लोग अपनी मीडिया के जरिए अपनी बात को आगे बढ़ा देते हैं। जो छोटे मोटे मीडिया वाले लोग हैं वहीं दबे के दबे रह जाते हैं। जो बड़े मीडिया है वो अपनी अपनी बात को दिखा देते हैं। हम सोचते हैं कि ये इसने जो कहा वो सत्य ही होगा। क्या जो बड़ा मीडिया कहेगा वही सत्य है? कहीं ना कहीं छोटे मीडिया वालों की तो बात सुन के देखनी चाहिए कि वो क्या चाहता है, उसने क्या देश को देखा है, वो भी तो देखना चाहता है। उसके पास भी वही कैमरामैन है, उसके पास भी वही कैमरा है जो दूसरे के पास है। तो नज़रिया कहाँ है? जो उनको दिखाया जाता है वहाँ उनको ये बताया जाता है कि आपने ऐसा दिखाना है। तो मेरा मानना ये है कि देश एक है, हम सब भाइयों को मिलकर इकट्ठे रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। यही मेरी बहुत सुंदर आपने बात करी। अब हम बात करते हैं आपके प्रोफेशनल करियर की तरफ कि कितना मुश्किल था देश के अंदर एक मकाम बनाना। आपका एक मकाम है आज पूरे देश में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुनिया में, कंप्यूटर हार्डवेयर की दुनिया में, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग की दुनिया में।
तो हरिंदर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि फ्रीडम फाइटर के जो पौत्र हैं उनको कितना मुश्किल था आगे आना, कितना उनको संघर्ष करना पड़ा और इस मकाम तक आप पहुंचे, तो उसके पीछे आप श्रेय किसको देते हैं? हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि हमारा परिवार जहाँ आया जी, तो दुख तकलीफ़ों से था। तो हमारे जो दादाजी थे, जिसे हम पिताजी बोलते थे, तो पिताजी ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। मैं आज भी अपने साथियों को, अपने स्टूडेंट्स को यही बात कहना चाहता हूँ कि पढ़ना लिखना नहीं छोड़ना आपने। जहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई छूटी नहीं, वहाँ आपका करियर छूट गया। जी, हमारे दादाजी खुद, चाहे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने सब बच्चों को पढ़ाया। हमारे जितने भी ताया जी, चाचा जी, बुआ जी थे, सब एजुकेटेड हैं और किसी की भी जो डिग्री है मास्टर डिग्री से कम नहीं है। जी, कोई इंजीनियर है, कोई ऑफिसर बना, कोई लॉयर बना। मेरे पिताजी एक एडवोकेट हैं जी, और करनाल में उनका बहुत बड़ा नाम है, श्री ओम प्रकाश अंशु, नोट रिपब्लिक के नाम से, जो कि अपने आप में बहुत बड़े वो कवि भी हैं, जी, साहित्य भी लिखते हैं। जी। आपके परिवार तक बात आ रही है तो आपके भाई हैं डॉक्टर जयदीप आर्य, हाँ जी, हाँ जी, जो कि पतंजलि से जुड़े हुए हैं, स्वामी रामदेव जी के साथ केंद्रीय प्रभारी रहे पूरे देश के, हाँ जी, और अब वो चेयरमैन हैं योग परिषद हरियाणा के। हाँ जी। उनका कितना आपको साथ मिला और उनको उन्होंने देश के लिए क्या किया और उसके विषय में हमारे साथ बात साझा कीजिए। पहले तो मैं प्रणाम करना चाहूँगा अपने बड़े भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी का। यदि वो कभी ये प्रोग्राम देखें तो वो मेरे को हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं और उनका आशीर्वाद नहीं, उनको तो हम स्पेशल भी व्हाट्सएप पे भेज देंगे, वो तो देखेंगे ही। वो उनका आशीर्वाद तो बना ही रहता है जी, और उनका आशीर्वाद उनके ऊपर। पूज्य स्वामी रामदेव जी को मेरा प्रणाम, पूज्य स्वामी रामदेव जी को नमस्कार, प्रणाम जी। उनके आशीर्वाद से उनको एक शक्ति मिलती है और उनकी शक्ति से हमारे को प्रेरणा स्रोत से शक्ति मिलती है जी। और मैं इस मुकाम तक आगे पहुंच पाया हूं। तो मेरे को बड़ों का आशीर्वाद, मेरी पूज्य भुआ जी जिनका भी देहांत हुआ है, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे ऊपर, मेरे को आगे पढ़ाने में, बढ़ाने में। जी, ये चीज़ें हमने दुख तकलीफ़ देखी और उन्होंने कहा कि बच्चे आपने पढ़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी, और उस बलबूते पर मैं आगे बढ़ा और मैंने कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त की। डिप्लोमा मेरा लाइब्रेरी साइंस के अंदर रहा, मास्टर डिग्री मैंने फिर लाइब्रेरी साइंस के अंदर की। लेकिन शौक़ मेरा था कंप्यूटर के अंदर आने का, तो मैं कंप्यूटर को अपना एक आगे बढ़ाना चाहता था जी। और इसी बीच में एक थोड़ी सी बात बीच में जोड़ना चाहूँगा, अपने साथियों के साथ साझा कर रहा हूँ कि मैंने 10 साल पुलिस में जॉब की। अरे क्या बात है। और वो पुलिस की जॉब बहुत अच्छी लगी और मैंने, क्योंकि वहाँ पर एक लाइब्रेरी को विकसित किया, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं श्री वी.एन. राय, जो कि वहाँ पर DIG चंडीगढ़ में थे, उनके नेतृत्व में मेरे को ये मौका मिला कि मैं पाश लाइब्रेरी, जो करनाल की बहुत बड़ा नाम रहा, आज वो नहीं रही, तो एक नई बात उभर के आई कि पुलिस में भी रहे आप। हाँ जी, क्या बात है। मैं 10 साल लगभग 10 साल में रहा और बड़ी छोटी उम्र में मेरी जॉब लगी और उस दौरान मैं टेक्निकल पोस्ट पे लगा। पुलिस में जाने के बाद तो बड़ा वो गुस्से वाला आदमी हो जाता है, कहते आप तो अभी भी हंसते हैं आपको देख के। मैं शांत स्वभाव में ज़्यादातर लोगों में रहा और क्योंकि मेरे को साहित्य का बहुत शौक रहा जी, मैं साहित्य और गज़लों का बड़ा शौकीन रहा। अच्छा। इस कारण मेरा नेचर, आप कह सकते हो, बड़ा सॉफ्ट नेचर रहा। तो गज़ल आप अभी सुनाएंगे? बीच में डिमांड की जाए आपसे 2 लाइन कोई भी गज़ल की हो जाए, फिर हम इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं। क्या बात है। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख जहाँ का है उधर के हम हैं। क्या बात, क्या बात। ये निदा फाजिली की गज़ल मैं आज तक नहीं भूलता। प्रणाम उस कवि को, उस निदा फाजिली को जिन्होंने ये गज़ल लिखी। उन्होंने इस चीज़ को मेरे सामने जब आई ये गज़ल, तो मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया कि आपने चलते रहना है। जी जी जी। अच्छा, आपकी ज़िंदगी के और बहुत हमें पहलू पता चले हैं कि आप आर्य परिवार से हैं। हाँ, लेकिन आपका जो शादी हुई है, आपका जो विवाह हुआ है, वो एक पंजाबी घर में हुआ है। हाँ जी। तो आपने अपने कास्ट में ना मैरिज करके दूसरी कास्ट में मैरिज की, तो क्या संदेश था इसके पीछे या क्या था? मतलब आपकी लव मैरिज थी या इस वजह से, या क्या रहा, वो दर्शकों को थोड़ा सा। मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि भी ये पारिवारिक हमारा रहा।
हमारी जो बुआ जी थे और जी। उनकी जो मासी जी थे वो आपस में मुलाकात करते रहते थे जी, मेरी पत्नी की। तो बातों बातों में मतलब आप ये हमारी- बताना चाह रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर का जो परिवार है हाँ वो जी। ये संदेश देता है कि हम लोग कास्टिज्म को नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल कोई कास्टिज्म नहीं। तो ये एक संदेश है हमारे ये पूरे दर्शकों के लिए लोगों कि में ये जाना चाहिए कि भी आपस में हम एक इंसान तो हैं। आज एक बात लेके बैठ जाते हैं ये हिंदू की लड़की है, ये मुस्लिम की लड़की है जी। या सिख की लड़की है, हम उससे उधर नहीं जाना चाहेंगे। क्यों भाई? कि पहले सबसे पहले हम क्या हैं? पहले इंसान हैं। जी हमें किसने बताया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है? जी 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 हमें अपने ही लोग हमारे बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं। वो कुछ एक लोग हैं, बड़ी बहुत बात कम, है, बहुत कम, बड़ी बात है। उनकी तादाद बहुत कम है जो हमारे बीच में नफरत बोना चाहते हैं। प्रेम का संदेश हर ग्रंथ देता है। कोई भी नहीं चाहता कि भाई ये चीज़ें आप दुश्मनी फैलाएं। हर चाहता है कि भाई इनमें समझौता हो, आगे बढ़ें। ये हमारे बीच में गलत बातें बिठा दिया कि किसी एक कौम का नाम देकर कि ये कौम बदनाम है या वो चीज़ गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, फ्रीडम फाइटर के परिवार में ये हमेशा सिखाया जाता है कि कास्टिज्म कुछ नहीं होता। तो इनसे हमें और आपको सीखना है कि असली जो हमारे शहीद हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो हमारे देश को चलाएंगे या कोई भ्रष्ट नेता चलाएगा। उनकी तरफ से, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की तरफ से मैंने डायरेक्ट रूप से आपको बताया कि इनके परिवार में, इनको बताया गया, इनके परिवार की तरफ से ऐसी कोशिश की गई कि इनकी दूसरे कास्ट में मैरिज हुई। ये आर्य हैं, आर्य समाजी हैं और इन्होंने पंजाबी घर में मैरिज की। इनके परिवार वालों ने इनके लिए पंजाबी लड़की को ढूंढा क्योंकि वो कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते थे। एक और हमें बात आपके विषय में पता चली है कि आफ्टर मैरिज आपने अपनी पत्नी को एनकरेज किया पढ़ने के लिए और पढ़ाया। तो इसके बारे में कुछ बात साझा करें। दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत शौक़ रखता था स्टडी का, मैं स्टडी के बेस पे काफ़ी आगे बढ़ा और मैं अपने साथियों को भी बताना चाहूँगा कि आप अपनी स्टडी किसी भी सिचुएशन में कभी भी मत छोड़ें। क्योंकि आज जो आपका सच्चा साथी है वो शायद आपके माता पिता कम होंगे, आपकी पढ़ाई ज़्यादा है। बहुत बड़ी बात है। वो पढ़ाई है जो आपको आगे लेके जाएगी। इस एजुकेशन माता पिता के सपनों को साकार करें। माता पिता तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ही हैं। जो माता पिता है वो हमें आगे मार्गदर्शन करते हैं कि आपने करना है। और मैं तो एजुकेशन की फील्ड के अंदर रहा हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ। मैंने यदि कंप्यूटर सेंटर को यदि चलाया है जी, तो उसमें अपनी पत्नी को यही कहा है कि आपने जितना पढ़ना है पढ़ें, मेरी तरफ से छूट है, जो आपका विषय आप चूज़ करना चाहते हैं करें। तो उन्होंने कंप्यूटर, क्योंकि वो शौक़ वो भी रखती थी, तो उन्होंने इसी में आगे अपनी PGDCA, MSc, MTech इसी फील्ड के अंदर की, आगे BEd भी किया उन्होंने। और आज वो बहुत ही अच्छे करनाल के रेपुटेड स्कूल के अंदर एक कंप्यूटर टीचर के तौर पर कार्यरत है और उनका नाम और फेम है। और आज उनकी शख्सियत काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंची हुई है। वो कंप्यूटर के साथ साथ योगा और मेडिटेशन भी अपने स्कूल में करवाते हैं हायर एजुकेशंस को। ये हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरी पत्नी इस मुकाम तक आगे हासिल है। मेरे को उस चीज़ का बहुत खुशी है। तो हरप्रीत कौर जी, आप जहाँ भी आप सुन रही हो तो बहुत आपको भी मुबारक हो कि फ्रीडम फाइटर के परिवार से आपको जुड़ने का मौका मिला, जो कि एक महान शख्सियत के मालिक हैं। हरिंदर जी आपके साथ हैं। और दोस्तों, हरिंदर जी के साले साहब भी हमारे बीच में बैठे हैं और इंटरकास्ट मैरिज इन्होंने भी, इनके लिए भी बधाई का विषय है कि इन्होंने भी आज के समाज को एक नई दिशा देने के लिए इनकी सिस्टर का रिश्ता हरिंदर जी के साथ हुआ। तो इनसे भी मैं पूछना चाहूँगा, हमारे बीच में हैं अमृतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कितना रिश्ता मुश्किल था इंटरकास्ट मैरिज करना दूसरी कास्ट में, और आपका इस विषय में, इंटरकास्ट मैरिज के विषय में क्या कहना है और अपने देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम कास्टिज्म को नहीं मानते। हमारे लिए सबसे बड़ी जो एक कास्ट है वो एक इंसानियत है सबसे बड़ी। बहुत बहुत अच्छी बात है। और हमारे पास जैसे कास्टिज्म के बारे में आपने जैसे क्वेश्चन किया है, इंटरकास्ट मैरिज के बारे में, तो हरिंदर जी को हम पहले से जानते थे, परिचित थे इनसे। तो एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ही नेक दिल, और इनका जो परिवार है बहुत ही अच्छा,
और स्वतंत्रता सेनानी इनके, जैसे आपने पहले जिक्र किया, फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं। और इतना ही हमारे लिए बहुत था, और हमने बिना कुछ सोचे ही, और कुछ सोचने का हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम किसके बारे में कुछ और सोचें जी। तो हमें ये जो है इनसे पारिवारिक संबंध और मजबूत करके आपको अच्छा लगा। अमृत जी, हमें ये पता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई अच्छा सा सॉन्ग भी आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, और उसके बाद इंटरव्यू जारी है। बचपन से ही मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा यूँ कह लो भक्त रहा हूँ उनका। मुझे उनकी गायकी ने हमेशा इम्प्रेस किया, और मेरी गायकी भी उन्हीं से प्रभावित है जी। तो एक दो लाइनें उनके गीत बिल्कुल हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, बिल्कुल आप सुनाइए। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ ज़रूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। धन्यवाद। बहुत बहुत आपकी आवाज़ अच्छी है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आवान फिल्म्स की तरफ से आपको। और वापस आते हैं हम हरिंदर जी की तरफ, और सभी मैं देश के हस्बैंड्स को इनसे प्रेरणा लेने के लिए कहूँगा। अच्छा, अब आप जिस जगह से हैं, आर्य समाज की हम बात करेंगे। आर्य समाजी हैं आप, तो उसके विषय में उसने कितनी मदद की आपको और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, और संस्कारों को विकसित करने के लिए, और क्या है इस आर्य समाज का मतलब, और क्या होता है इसमें? देखिए, पहली बात तो आर्य समाज कोई धर्म नहीं है जी। आर्य समाज हमें ये बताता है कि ये इंसान जो हैं, जो मानव है, वो सबसे बड़ा भगवान की देन है जी। जो मैं कहना चाहता हूँ, उसका अभिप्राय आर्य समाज का मतलब आर्यों का समाज। आर्य मतलब कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं। आर्य मतलब श्रेष्ठ, यानी जो भी श्रेष्ठ है वो आर्य है। चाहे मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, चाहे कोई भी हो सकता है। अच्छा। और वो किसी समाज में रहता है तो आर्य समाज होगा। और शायद अभी कोई रिसर्च में भी निकल के आया था कि सबसे पहले जो धरती पर आए वो आर्य थे। तो वो आर्य शब्द जो जुड़ा वो इन्हीं चीज़ों से जुड़ा कि वो श्रेष्ठ थे। जो अभी आपने बताया रिसर्च हुई है, अभी उन्होंने ये कहा कि जो हड़प्पा सभी पहले की जो संस्कृति थी वो हिंदुस्तान में ही थी और आर्य यहीं के थे जी। जो अभी काफ़ी बातें चलती रही, क्योंकि एक हिस्टोरिकल है, बहुत लंबी बात चल जाएगी जी। तो आर्य समाज जो है अपने आप में एक संस्था है जो जोड़ती है हर किसी को अपने साथ। और आर्य समाज ये कहता है कि जो भगवान है वो निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं है, वो निराकार है। इसके बीच में मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने जैसे परमात्मा की बात शुरू की, तो जितने धर्मगुरु हैं आपके माध्यम से भी, कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो धर्मगुरु जो हैं वो अपनी मर्जी से बने या परमात्मा ने आके उनको बनाया? तो आप जब इसकी गहराई तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि धर्मगुरु वो खुद ही बन गए। परमात्मा ने आकर तो उनको नहीं बताया जी आप सबको बताओ कि मरने के बाद ऐसा होगा। तो ये एक बड़ा सोचने का विषय है सबके लिए कि परमात्मा निराकार है और मृत्यु के बाद कोई वापस आया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जीवात्मा जो है जब यहाँ से जाती है तो वो परमपिता परमात्मा के पास चली जाती, फिर उसका ही सारा प्रयोग रहता है कि वो कहाँ और किस जगह पर जाना है जी। किस शरीर के अंदर जाना है। मेरा तो ऐसा मानना है हरिंदर जी कि मनुष्य को ही केवल परमात्मा ने बनाया है। जैसे आप हम बैठे हैं तो आपसे तो मैं भेदभाव करूं, आपसे लड़ झगड़ के बात करूं, और वैसे मैं कहूं जी मैं किसी धर्मगुरु के पास जाता हूं कुछ, तो बनाया तो आपको है परमात्मा ने, आपसे तो मैं प्रेम से बात ना, आपका मैं पीछे षड्यंत्र करता रहूं। तो सबसे अच्छा तो अगर इंसान से प्रेम करता है
तो मेरे ख्याल से फ्रीडम फाइटर्स का भी यही एक संदेश होगा कि इंसानियत के प्रति प्रेम रखें। उन्होंने भी अपने देश के लिए जो कुर्बानियां दी, ये नहीं दी क्योंकि किसी धर्म गुरुओं के पीछे भागे। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, सत्य है। और यदि कहीं ना कहीं से यदि शुरुआत की गई, जैसे हिंदुओं में काफ़ी चीज़ें चलती रही, परंपरा बड़ी अच्छी चलती रही जी, कहीं परंपरा में कहीं बदलाव आया, मनुष्य है तो मनुष्य ने अपने हिसाब से सोच को बदला, वो बदलाव आता रहा। तो हमारे बीच में महान गुरु नानक देव जी आए, जिन्होंने इस सारी अंधविश्वास जो पखंड था, वहाँ से उन्होंने उस पखंड को ख़त्म करना शुरू किया। आज गुरु नानक देव जी ने ही इस पखंड को ख़त्म करने में पूरा सहायता की और आगे स्वामी दयानंद जी ने इसको आगे बढ़ाया जी। और उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा का कोई भी औचित्य नहीं है। मनुष्य के दिल में, उसके हृदय में ही भगवान है। यदि वो तपस्या करे, अंदर आत्मा से यदि अपनी तपस्या करे, वहीं से उसको परमात्मा मिलेगा। आत्मा और परमात्मा का मिलाप, इसीलिए आत्मा और परम पिता परमात्मा। अच्छा हरिंदर जी, ये बताएं, अब हम आपके कंप्यूटर सेंटर्स के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके कंप्यूटर सेंटर का नाम क्या है, ये कहाँ पर है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं इसमें एंटर होने के लिए, क्या क्या कोर्स आप करवाते हैं, और किस तरह से आपने पूरे देश में अपने कंप्यूटर सेंटर का नाम किया, और किस चीज़ के लिए मशहूर है आपका कंप्यूटर सेंटर? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं भी ये भी बताना चाहूँगा कि भी हमारा जो सेंटर है इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन ICE, ये एक सोसाइटी है, एक संस्था है जो कि अप्रूव्ड है HKCL से, हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड से, हरियाणा की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ हरियाणा से गवर्नमेंट की आपका तरफ से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ जी जी। तो ये जो हरियाणा की तरफ से अप्रूव्ड है सेंटर, जो हरियाणा सरकार इसमें मदद करती हैं। जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो जब इस कोर्स को करती हैं, ये एक ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और वो ऑनलाइन जो कोर्सेज जब करती हैं तो उनको सब कुछ बताया जाता है हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से जी। ये हरियाणा सरकार का बहुत बेहतरीन प्रयास रहा कि जहाँ पर आपको एक ऑनलाइन एजुकेशन मिलती है और घर बैठे आप इसको प्राप्त करने के लिए आपको सेंटर से आना पड़ेगा। और ये 3 महीने का, 6 महीने का और पूरा 1 साल का कोर्स है, जिसमें छात्र छात्राएं भाग लेती हैं और कोर्स को कंप्लीट करती हैं और उनको आगे सरकारी नौकरी में उनको सहायता मिलती है, जो कि ये करना जरूरी भी हो गया सरकार की तरफ से। जी जी जी। आप ये बताएं कि हरिंदर जो हैं एक फ्रीडम फाइटर के पौत्र हैं, जिन्होंने अपने फ्रीडम फाइटर दादाजी से बहुत कुछ सीखा। आपके भाई जो कि योग परिषद हरियाणा के चेयरमैन हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा। किस तरह का भारत ये देखते हैं? एक अंतिम सवाल है मेरा कि किस तरह का भारत हरिंदर जी देखते हैं? मेरा तो मानना यही है कि भारत मतलब धर्मनिरपेक्ष। जी। धर्मनिरपेक्ष मतलब सारे धर्म एक ही छत के नीचे रहना। जी। अब वो एक छत, एक हाथ जब आपस में जुड़ेंगे जी, तभी वो शख्सियत आगे बढ़ेंगी, वो देश हमारा मजबूत होगा। हम सबको यही आह्वान है कि आओ मिलकर एक बने, एक शक्ति बने और इस देश को आगे लेके जाए। बहुत ही प्यारा संदेश आपने दिया हरिंदर जी। अबान फिल्म से की तरफ से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने कीमती समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर किसी नई शख्सियत के साथ, जिससे हमें प्रेरणा मिल सके, आपके सामने उस शख्सियत को लेकर उपस्थित होंगे।